वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्यों इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की अकाउंटिंग सेम होती है? बहुत सारे स्टूडेंट, अकाउंटिंग लर्नर और जॉब सीकर के मन में यह सवाल आता है कि अगर हमने इंडिया में टेली प्राइम सीखा है तो क्या वही नॉलेज नेपाल और बांग्लादेश में काम आएगा? आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में सेम होती है। उसमें असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेबिट और क्रेडिट सेम होता है। कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया सेम होती है। कंप्लायंसेस रूल अलग होते हैं। एजुकेशन सर्विसेज एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होती है। अकाउंटिंग नॉलेज सेम होता है। अकाउंटिंग नॉलेज में जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैंक एंट्री, कैश एंट्री, परचेस एंड सेल एंट्री, असेस्ट अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिप्रिसिएशन, सैलरी अकाउंटिंग, बैंक रिकन्सिलेशंस, बैलेंस शीट सेम होती है। भारत ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं। बड़े व्यवसाय और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इन मानकों का पालन आवश्यक है। नेपाल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रबंधन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड नेपाल करता है। नेपाल ने भी IFRS आधारित नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी बनती है। बांग्लादेश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ बांग्लादेश नियंत्रण करता है। बांग्लादेश ने बांग्लादेश फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लागू किए हैं जो IFRS पर आधारित है। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। हमें टेली प्राइम्स इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में इसका कैसा उपयोग होता है हमें देखना है। इंडिया में टेली प्राइम का उपयोग बहुत व्यापक होता है। नेपाल में अभी बढ़ता आया हुआ है। बांग्लादेश में व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। टैक्स सिस्टम सपोर्ट, टैक्स सिस्टम सपोर्ट इंडिया में GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेपाल में वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, 13% है। और बांग्लादेश में वैल्यू एडेड टैक्स 15% है। छोटे व्यवसाय में टेली प्राइम का उपयोग इंडिया में बहुत अधिक उपयोग होता है। नेपाल में अधिक उपयोग होता है और बांग्लादेश में अभी टेली प्राइम का अधिक उपयोग होता है। बड़ी कंपनियां में टेली प्राइम का उपयोग होता है और साथ में अदर ERP सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं। और नेपाल में मुख्यतः टेली प्राइम या टैली का प्रमुख विकल्प है। ज़्यादा करके टैली यूज़ होता है और बांग्लादेश में टैली और अन्य ERP सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में AS के अनुसार रिकॉर्डिंग होती है। नेपाल में NFRS के अनुसार रिपोर्टिंग होती है और बांग्लादेश में BFRS के अनुसार रिपोर्टिंग होती है। दोस्तों, आज मैं GST में परचेस पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताऊंगा। GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जब किसी राज्य के अंदर खरीदारी इंट्रा स्टेट परचेस की जाती है तो GST दो भागों में विभाजित होता है। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह कर केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर GST की दर 18% है तो उसमें 9% CGST और 9% SGST लगाया जाता है। लेकिन जब खरीदारी एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है, इंटर स्टेट परचेस, तब GST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। इस स्थिति में CGST और SGST अलग अलग नहीं लगाए जाते बल्कि पूरा टैक्स IGST के रूप में वसूला जाता है।
यह जीएसटी में सेल बिक्री पर लगाने वाले टैक्स के बारे में बताऊंगा। जब कोई व्यापारी किसी वस्तु या सेवा की बिक्री करता है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है। यदि बिक्री उसी राज्य के भीतर होती है तो जीएसटी दो भागों में बांटा जाता है। CGST सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार को जाता है, SGST स्टेट जीएसटी राज्य सरकार को जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर जीएसटी की दर 18% है तो बिक्री पर 9% CGST और 9% SGST लगाया जाता है। लेकिन यदि बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य के में की जाती है तो IGST लगाया जाता है। इस स्थिति में CGST SGST अलग अलग नहीं लगाए जाते बल्कि पूरा टैक्स IGST के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से माल बेचा जाता है और जीएसटी दर 18% है तो पूरा 18% IGST लगाया जाएगा। उदाहरण तौर पर हम देखते हैं इंडिया में हमने परचेस किया है। मान लीजिए एक दुकानदार ने किसी सप्लायर से 10,000 का माल खरीदा है, इस पर 18% जीएसटी लगा है, यानी उसने 1800 जीएसटी दिया है। खरीदी मूल्य 10,000 है और इनपुट जीएसटी 1800 है। इनपुट जीएसटी दो भागों में डिवाइड हुआ है। SGST 9% अमाउंट है 900, CGST 9% अमाउंट है 900। इसी प्रकार हमारा परचेस का SGST और CGST कैलकुलेशन हुआ है। अभी अब दुकानदार वही माल 15,000 में बेचता है, इस पर 18% जीएसटी लगेगा, यानी ग्राहक से 2,700 जीएसटी वसूला जाएगा। बिक्री मूल्य 15,000 होगा और आउटपुट जीएसटी 2,700 होगा। आउटपुट जीएसटी दो भागों में डिवाइड किया है, SGST और CGST। 9% SGST है 1350 और CGST 9% है 1350। अब सरकार को जमा होने वाला जीएसटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू नेट जीएसटी। तो 2,700 माइनस 1800 इक्वल टू 900। इसलिए दुकानदार को सरकार को केवल 900 जमा करने होंगे, 900 जीएसटी टैक्स देना होगा। इसी प्रकार जीएसटी में व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है, जिससे उसे पहले से चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है और दोहरा कर नहीं देना पड़ता। नेपाल में वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो आज हम नेपाल में इनपुट वैट और आउटपुट वैट के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा की खरीदी बिक्री पर लगाया जाता है। इनपुट वैट वह वैट है जो कोई व्यवसाय अपने व्यापार के लिए वस्तु या सेवा खरीदते समय भुगतान करता है। आउटपुट वैट वह वैट है जो व्यवसाय अपने ग्राहकों को वस्तु या सेवा बेचते समय उनसे वसूला जाता है। हम एग्जाम्पल तौर पे नेपाल का एग्जाम्पल देखेंगे। हमने जो परचेस किया है, मान लीजिए एक व्यापारी ने NPR 1 लाख, हमारी जो नेपाल की करेंसी होती है वो NPR होती है। तो मान लीजिए एक व्यापारी ने NPR 1 लाख का सामान खरीदा। नेपाल में वैट की दर 13% है, इसलिए उसने खरीदी मूल्य NPR 1 लाख हो गया है और इनपुट वैट NPR 13,000 हुआ है। हमने उसी व्यापारी ने ये सामान NPR में 1,50,000 में बेचा है, इस पर 13% वैट लगेगा। बिक्री मूल्य उनकी NPR 1,50,000 होगी और आउटपुट वैट NPR में 19,500 होगा। अब सरकार को जमा किया जाने वाला वैट होगा आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। टोटल वैट देना होगा NPR में 6,500, अर्थात व्यापारी को सरकार को केवल NPR में 6,500 जमा करने होंगे, क्योंकि NPR 13,000 का वैट वो पहले ही खरीद के समय दे चुका है। इस प्रकार इनपुट वैट और आउटपुट वैट की व्यवस्था करों के दोहरे बोझ को कम करती है और एक प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाती है। इनपुट वैट और आउटपुट वैट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनपुट वैट वह वैट है जो कोई व्यवसाय अपने व्यापार के लिए सामान या सेवाएं खरीदते समय भुगतान करता है। आउटपुट वैट वह वैट है जो व्यवसाय अपने ग्राहकों से सामान या सेवाएं बेचते समय वसूल करता है। हम बांग्लादेश का
सेल और परचेस का एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए एक व्यापारी ने 1,00,000 टका बांग्लादेश की करेंसी है, तो मान लीजिए एक व्यापारी ने 1,00,000 टका का माल खरीदा है। बांग्लादेश में वैट की दर 15% है, खरीद मूल्य 1,00,000 टका है और इनपुट वैट 15,000 टका है। और सेल, उसी व्यापारी ने वही माल 1,15,000 टका से बेचता है, वही मूल्य विक्री मूल्य होगा 1,50,000 टका और आउटपुट वैट होगा 22,500 टका, 15%। अब सरकार को जमा किया जाने वाला वैट होगा आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, उसको वैट देना होगा 22,500 टका माइनस 15,000 टका इक्वल टू 7,500 टका। अर्थात व्यापारी को सरकार को केवल 7,500 टका जमा करना होगा, क्योंकि 15,000 टका वैट वह पहले ही खरीदी के समय दे चुका है। इसी प्रकार इनपुट वैट और आउटपुट वैट की व्यवस्था करों के दोहरे बोझ को कम करती है और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाती है। नेपाल और बांग्लादेश में इनपुट वैट को कैपिटलाइज कब करते हैं और एक्सपेंसेस कब मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेस बिल में लगा वैट असेट में जोड़ना है या अलग इनपुट वैट अकाउंट में लेना है। तो स्कूल एंड कॉलेज में वैट एग्जेम्प्टेड होता है। तो कैपिटलाइज का उदाहरण हम दे रहे हैं। मान लीजिए एक कॉलेज में छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब बनाने हेतु 10 कंप्यूटर खरीदे हैं। नेपाल में हमने कंप्यूटर की कीमत NPR 5 लाख होगी और वैट 13%, NPR 65,000 होगा। यदि कॉलेज वैट क्रेडिट लेने का हकदार नहीं है, स्कूल एंड कॉलेज में वैट एग्जेम्प्टेड है, तो वैट क्रेडिट नहीं मिलता, तो वैट को कंप्यूटर की लागत में जोड़ दिया जाएगा। कुल कंप्यूटर लागत NPR 5,65,000 टोटल होगी। यहाँ वैट को कैपिटलाइज किया गया क्योंकि ये एक फिक्स असेट से संबंधित है। अभी हमें एक्सपेंसेस देखना होगा। एक्सपेंसेस में कैसे बुक किया जाता है। मान लीजिए एक स्कूल में कार्यालय के लिए स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी में हमारे NPR 10,000 है और वैट 13%, NPR 1,300 है। यदि वैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है तो कुल स्टेशनरी खर्च NPR 11,300 होगा। यहाँ वैट को एक्सपेंसेस माना गया है क्योंकि स्टेशनरी एक दैनिक खर्चा है। उसके बाद हमें बांग्लादेश का एक कॉलेज में लैब उपकरण खरीदी है। क्या उसको हमें कैपिटलाइज करना है अमाउंट को, तो उपकरण हमारा 1 लाख टिके है। बांग्लादेशी करेंसी टेका होती है, तो हमने वैट उपकरण 1 लाख टेका का लिया है, परचेस किया है और वैट उस पर 15% लगा हुआ है, तो 15,000 टेका हो गया। यदि वैट क्रेडिट नहीं मिलता है तो उपकरण की लागत टोटल 1,15,000 टेका होगी। वैट को असेट की लागत में जोड़ दिया जाएगा। एक्सपेंस का उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। मान लीजिए एक स्कूल में कार्यालय के लिए सफाई सामग्री खरीदी है। क्लीनिंग एंड स्वीपिंग मटेरियल हमने खरीदा है। सफाई सामग्री हमारी 5,000 टेका होगी और वैट उस पर 15% 750 टेका लगा के आया हुआ है। यदि वैट क्रेडिट नहीं मिलता है स्कूल में, तो हमें टोटल खर्चा हमारा 5,750 हो जाएगा। वैट को एक्सपेंसेस में शामिल किया जाएगा। हमें कुछ बातें याद रखना होगा। असेट में कंप्यूटर, फर्नीचर, लैब की इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग का इक्विपमेंट होता है। हमें स्कूल एंड कॉलेज में अगर वैट का क्रेडिट नहीं मिला है तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है वैट एक्सपेंसेस को। और दैनिक खर्चा जो डेली खर्चा होता है उसमें अगर हमें वैट क्रेडिट नहीं मिलता है तो वैट की अमाउंट खर्चे में मिलाई जाती है। हमने राहुल कुमार कंप्यूटर से कंप्यूटर इक्विपमेंट ख़रीदा है। उस पर 13% वैट लगा हुआ है और हमारी परचेसिंग अमाउंट 1,24,200 है। उस पर
13% वैट लगा हुआ है। टोटल अमाउंट वैट अमाउंट हो गई है 16,146 हो गई है और ये अमाउंट 1,24,200 है। टोटल अमाउंट हो गई है 1,40,346। तो हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट को अकाउंट में डेबिट किया है 1,24,200 और वैट एक्सपेंसेस को हमने 16,146 डेबिट किया है। तो हमें राहुल कुमार कंप्यूटर को टोटल अमाउंट हमें 1,40,346 पे करना है। तो हमें वैट एक्सपेंसेस को किस प्रकार हमें कैपिटलाइज करेंगे। वैट इनपुट क्रेडिट और नॉट अप्लीकेबल इन स्कूल एंड कॉलेज नेपाल और बांग्लादेश में नॉट अप्लीकेबल है। तो हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट के वैट अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करना है। तो हमारी कंप्यूटर इक्विपमेंट अमाउंट 1,24,200 है और वैट एक्सपेंसेस हमारा 13% 16,146 है। तो टोटल अमाउंट हमारे राहुल कुमार कंप्यूटर को पे करना है तो 1,40,346 है। तो हमें अभी वैट ओनली वैट एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना है। तो हमें कंप्यूटर हमें जनरल एंट्री करनी होगी। जनरल एंट्री करने के बाद हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट को डेबिट करना होगा 16,146 डेबिट करना होगा और हमें वैट एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करने के बाद वैट एक्सपेंसेस को हमारी टोटल कैपिटलाइज अमाउंट हो जाएगी कंप्यूटर इक्विपमेंट की 1,40,346। इसी प्रकार हमने नेपाल और बांग्लादेश और इंडिया के जीएसटी और वैट को किस टाइप से कैपिटलाइज करना है हमने आसान तरीके से सीख लिया है और हमें तीनों देशों की कैसी कंपैरिजन किया है। हमने तीनों देशों में टैली प्राइम का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की आय, व्यय, खरीदी बिक्री और बैंक लेन देन और कर रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से संभालना है। इसलिए टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में अकाउंटिंग को आसान, तेज और अधिक सटीक बनाता है। इस प्रकार हमने तीनों देशों का, तीनों कंट्री का हमने कंपैरिजन देखा है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS Practical Accounting YouTube channel.